Hi guys, so welcome back to the channel. Today we will be taking up the aggregate demand, aggregated supply and related concepts. I'll try कि इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम चैप्टर की वीडियोस 2-3 दिन में आ जाए. आई डोंट प्रॉमिस बट आई विश कि आ जाए. ओके, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज. वी विल टेक अप 3 कंपोनेंट्स. जैसे पहले होता है एग्रीगेट डिमांड, उसके बाद होता है एग्रीगेट सप्लाई एंड उसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. कंसेप्ट क्या होता है एडी का. एडी के ना कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं कि एडी के बारे में होता क्या. व्हाट इज़ एडी. एडी इज़ एग्रीगेट डिमांड. डिमांड का मतलब होता है वांट्स एंड एग्रीगेट का मतलब होता है मिलाकर, टोटल. अब एडी का मतलब ये नहीं है, जब मैं बात करती हूँ एडी, इट डज़ नॉट मीन्स कि फ़ोन की डिमांड, फ़ोन की एक एग्रीगेट डिमांड, नहीं, ऐसा नहीं होता. इस चैप्टर में जितनी बार भी तुम्हें वर्ड एडी दे रखा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं. यानी कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फ़ोन्स की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं या हम सिर्फ टीवी के रिलेटेड बात कर रहे हैं. नहीं, इसमें हम फ़ोन्स, टीवी, हमारी जो कंज्यूमिंग आइटम्स हैं वो भी, ठीक है, आटा वो भी, दाल, सब्जी, सब सारी डिमांड्स मिला के. डज नॉट रेफर टू डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड इन द मार्केट्स. इज रेफर टू ऑल गुड्स एंड ऑल द सर्विसेज इन द इकोनॉमी. जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है सब की बात कर रहे हैं. एडी एक फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग है, तो ये एक फ्लो कंसेप्ट है. इसका एमसीक्यू बन जाता है दैट एडी इज़ अ फ्लो कंसेप्ट या फिर स्टॉक कंसेप्ट. डिमांड हमेशा आती रहती है, जाती रहती है, जिसका मतलब है कि वो एक फ्लो कंसेप्ट है. AD can be measured with the reference to journal price level in the economy with the so AD को हम कैसे निकाल सकते हैं. AD एक जर्नल प्राइस से निकलता है, मतलब जर्नल प्राइस से हम AD का रिलेशन निकालते हैं, या फिर विद द लेवल ऑफ इनकम. अब मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है. AD जब आप जर्नल प्राइस पे निकालते हो, इसका मतलब है कि जब प्राइस बढ़ा तब डिमांड क्या होगी, जब प्राइस कम हुआ तब डिमांड क्या होगी. अब किसी कमोडिटी उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, भाई डिमांड कम हो जाएगी. किसी चीज़ के प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, अब जिसके प्राइसेस कम हो रहे हैं उसकी तो डिमांड बढ़ेगी. इनकम को हम वाई से डोनेट करते हैं, तो इनकम बढ़ेगी या इनकम कम होगी, तो एडी पर क्या इफेक्ट आएगा. अब मेरे पास इनकम मेरी बढ़ गई है, आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी. नाउ मेरी इनकम कम है, आई हैव लेस मनी टू स्पेंड, तो मेरी डिमांड कम होगी. अब यहाँ पर मैं अगर जर्नल प्राइस से देखूँ तो यहाँ पे इन्वर्स बोल लो, नेगेटिव रिलेशन बोल लो, या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन बोल लो, जो बोलना है बोल लो. इनकम के साथ आप चाहे पॉजिटिव रिलेशन बोल दो, मेरे को इन्वर्स का तो पता नहीं है क्या होगा, बट लेकिन आप बोलो डायरेक्ट रिलेशनशिप है. यहाँ पर भी ये लिखा, इफ एडी इज रिलेटेड टू जर्नल प्राइस लेवल वी शैल फाइंड अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड एडी. इज इट सो? So that AD curve slopes downward. On the other hand, AD is related to level of income. We shall find a positive relation. तो ये upward slope होगी, ठीक है. At +2 level we study AD in the relation to income. ये concept आएगा ही नहीं कहीं पे, हमने सिर्फ income के concept से पढ़ना है. AD is measured not as the sum total of physical quantities of goods. In fact, it is not possible to do. Is terms of total expenditure. हम ऐसे नहीं देख सकते कि 2 पीस बिके इस चीज़ के, तब हम डिमांड को ऐसे निकालेंगे. डिमांड ना होता है कि हमने कितना टोटल खर्चा करा, हमारा टोटल कितना एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर या तो हमने गुड्स पर लगाए होंगे या किसी सर्विसेज पर लगाए होंगे. तो हम ये नहीं देखते कि अच्छा 50 पीस इसने सेल करे, 100 पीस दूसरी दुकान ने, तो इन टोटल हमारे पास 100 पीस की डिमांड रखी आ गई. अब मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती. रादर मैं क्या बोलूँगी कि टोटल इस पर 20,000 रुपये दुकान पे खर्च करे, इस पर 40,000, तो भैया डिमांड थी 60,000 की. दिस इज़ हाउ वी कैन एक्सप्रेस द डिमांड. एडी हमेशा होता है विश टू स्पेंड. मैं इतना चाहता हूँ स्पेंड करने का, ना कि मैंने जितना प्लान करा है, बिकॉज प्लानिंग नेवर गोज लाइक बट विश ऑलवेज गोज. तो यहाँ पे तुम्हें डेफिनेशन दे रखी है, इस डेफिनेशन को ज़रूर याद कर लेना. सम टोटल दैट पीपल प्लान टू इनकर. ये कुछ नहीं है, प्लान टू स्पेंड एंड विश टू स्पेंड, इतना वो नहीं करने की जरूरत, बस सीधा एक डेफिनेशन याद करो. 5 पॉइंट्स भी इनफ है एडी के बारे में लिखने के लिए. उसके बाद बिहेवियर ऑफ एडी स्केड्यूल. हमने पढ़ा था कि हम हमेशा इनकम से उसको मापेंगे, ठीक है. अब मैं यहाँ पे ग्राफ बना भी सकते हो, मैं यहाँ पे आपको बना के ही दिखाऊंगी. वेट, ओके, वी हैव अ लाइन हियर, वी हैव अ लाइन हियर, सीधी हो जा, ओके, वी हैव अ पॉइंट हियर एंड हमारे पास यहाँ पे इनकम दे रखी है, डिमांड दे रखी है. मैं पहले आपको टेबल को बता दूँ. ये जो आप टेबल बनाते हो ना, इसे स्केड्यूल बोलते हैं, ठीक है, इसको स्केड्यूल बोलते हैं. जो आप ये डायग्रामेटिकली इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे, इसको कर्व बोलते हैं, ठीक है, स्केड्यूल एंड कर्व. अब होता क्या है, स्केड्यूल पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इनकम एंड डिमांड.
दिस इज़ व्हाट AD स्केड्यूल। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ, बस ये टेबल को आप देखना और कुछ चीज़ें देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ टेबल को देखो। ओके यहाँ पे मेरे पास इनकम 0, मतलब बंदा कुछ नहीं कमा रहा, कुछ भी नहीं कमा रहा, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, बट मैं स्टिल 30 रुपीज़ की यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर रही हूँ। अब ये कैसे हुआ, मैं तो कुछ कमा ही नहीं रही। चाहे यहाँ पे ये पॉइंट लिखा जाता है, इवन इफ इनकम इज इक्वल टू 0 देयर विल बी डिमांड, देयर विल बी डिमांड। ये डिमांड ना दो चीज़ों से हो सकती है, या तो हमने किसी से लोन लिया हुआ है, या हमारे पास हमारी पास्ट की सेविंग्स थी, ठीक है। अब चाहे मेरी इनकम 0 है, मेरे को रोटी तो चाहिए ना खाने के लिए, कुछ भी नहीं तो मेरी बेसिक नेसेसिटी तो मेरे को चाहिए ना कुछ तो डिमांड क्रिएट करूँगी। ज़्यादा नहीं, लग्जूरियस लाइफस्टाइल तो नहीं जी सकती, बट हाँ मेरे को रोटी तो चाहिए ना, बेसिक कपड़े तो चाहिए ही चाहिए ना। तो वो चाहे मैं लोन लेके करूँ या चाहे मैं अपनी सेविंग स्पेंड कर दूँ। तो इवन इफ इनकम इज 0, यहाँ पे भी लिखा है AD इज नेवर 0 व्हेन इनकम इज 0 बिकॉज सम एक्सपेंडिचर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, दिस इज इनकर्ड व्हेन इनकम इज 0, दिस इज डन आइदर बाय यूजिंग पास्ट सेविंग्स और बाय बोरोइंग। हाँ लोन मतलब बोरोइंग ही हो गया, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, लोन का मतलब है यहाँ पे बोरोइंग्स कर ली, ठीक है। इवन इफ इनकम इज 0, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे 30, और यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है कि हमारा जो ग्राफ है कभी यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम ग्राफ की तरह जैसे इन्होंने पुट डाउन करा है, अब यहाँ पे यही देख लो, जो हमारी इनकम की कर्व, जो हमारी डिमांड की कर्व है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर, ये यहाँ से कभी नहीं जाएगी हमारी। ये चीज़ें मैं बाद में बताती हूँ, अभी पहले हम डिमांड पे आ जाएँ। हाँ उसके बाद तो इनकम बढ़ी तब भी हमारा 35 की डिमांड हो रही है। अब ये भी देखो, कमा मैं 20 रुपये रही हूँ, खर्च मैं 35 रुपीज़ दे रही हूँ, इसका मतलब यहाँ पर भी वो नेगेटिव चीज़ ही चल रही है। उसके बाद हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट आया जहाँ पे इनकम इज इक्वल टू डिमांड या फिर एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद इनकम बढ़ी, फिर हमारा AD बढ़ा, फिर 45 हुआ, फिर हमारी इनकम बढ़ी, फिर मेरी थोड़ी डिमांड, फिर 100 हुई, 55, 120, और एक पॉइंट पे आके जहाँ पे इनकम गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड AD स्टिल थोड़ा फंबल ही कर रहा है, मतलब थोड़ा ही डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया दैट देयर इज समथिंग, इनकम रहती है, ठीक है। उसके बाद है AD increases as Y increases, thus AD is positively related to Y. After a certain level of Y is reached, AD lags behind Y, यही चीज़ मैंने बताया, ठीक है। 10 when Y is equal to 60, AD is equal to 45, Y 80 है, AD 50, तो जितना Y बढ़ता जा रहा है उतना मैं, मतलब देयर रिमेन्स अ डिफरेंस ना। अगर इनकम मेरी 60 थी, मेरी डिमांड 45 थी, फिर इनकम तो बढ़ गई, तो यहाँ से तो सिर्फ 5 रुपये बढ़ा, यहाँ से 20 रुपये बचे, 15 वो मैंने सेव कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम अपनी इनकम को यहाँ पर रखेंगे, हम अपनी डिमांड को यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पे मैं पहले पॉइंट्स मार्क कर लूँ, 20 to 40 एंड 30 to 35, 60, 120 तक जा रहा है। आई विल कीप 10 का डिफरेंस इन ईच केस। ये ऊपर तक जाएगी, 80, 90, 100, 110, मैंने 120 तक मैं सेफ ग्राफ बनाऊंगी यहाँ पे, कि मतलब जितना भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। अब यहाँ पे देखो, जब मेरी इनकम 0 थी, AD कितना था, 30 यहाँ पर आया। जब मेरी इनकम 20 थी, AD कितना है, 35 यहाँ पर। 40 एंड 40 यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आया। ये ग्राफ थोड़ा वैसा बनेगा बिकॉज यहाँ पे डिफरेंसेस ठीक नहीं लिए गए, तो फिर कोई बात नहीं। उसके बाद 40 हो गया, उसके बाद 60 एंड यहाँ पे 45, उसके बाद 80 एंड 50, उसके बाद 100 एंड 55, 100, 80 के बाद 100 एंड 55, उसके बाद 120 एंड 60। ये कर्व ऐसे बनेगी, ऑल्दो मेरी वैसी कर्व आएगी नहीं बिकॉज यहाँ पे डिफरेंसेस ठीक नहीं लिए गए, बट हमारी जो कर्व है बेसिकली दैट विल स्लांट लाइक दिस, ये आएगी ये चीज़। ओह सॉरी, हमारी जो डिमांड है वो ये चीज़ होगी। अब हमारा जो इनकम ग्राफ होता है वो हमेशा 45 डिग्री एक मिनट, ये हमेशा बनता है, ये हमेशा ऐसे ही बनेगा। हमारा जो इनकम है वो हमेशा हमारा ये चीज़ बनेगी। अब मैं ना ग्राफ एक अच्छे से बना के ही देखते हैं। तो यहाँ पर हम इनकम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम डिमांड रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमारी इनकम 0 है तो हमारी डिमांड 30 है, 30 विल लाई हियर, ठीक है। उसके बाद हमारी जब इनकम 20 हुई तो वो 35 पे चलेगी, यहाँ से 20, यहाँ से 35 वुड बी समवट हियर। उसके बाद 40 पे 40 था, तो एक मिनट, 35 यहाँ पर आएगा, 40 एकदम यहाँ पर आएगा। उसके बाद वैसे तो ये 20 से, और वो जब यहाँ पे 60, अब यहाँ पे 60 की डिमांड थी तो 45,
यहाँ पे 60 पर थी तो 45, 60 to 45, 80 to 50, 100 to 55, 120 to 60. Now we will locate it. 60 पे कितना है? 60 पे we have 45, 80 पे we have 50, 100 पे we have 60, sorry 55 एंड देन वी हैव 60. कुछ ऐसे आएगा आपका ग्राफ. योर ग्राफ विल गो लाइक दिस. ये पॉइंट्स हैं आपके, ये डिमांड के हैं. ठीक है, अब हमें पता है जो हमारी इनकम होती है ना वो एक स्ट्रेट लाइन होगी. क्यों? अब इनकम ये ऐसे कैसे लाइन चलेगी स्ट्रेट? अब देखो इनकम क्या आती पहले, इनकम का इनकम के साथ ही देखते हैं ना. तो 20 पे 20 होगी, 40 पे 40, 60 पे 60, ठीक है, 80 पे 80, 100 पे 100 एंड 120. तो ये जो इनकम की कर्व होती है ना वो हमारी 45 डिग्री की कर्व बनती है. ठीक है, अब क्या है, अब मैंने इनकम भी बना दी. ठीक है, अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर ना, जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, विच विल बी 20-20 या फिर 10-10-10-10. जो हमारी इन्वेस्टमेंट ग्राफ होती है वो हमेशा हमारी एक स्ट्रेट लाइन, जैसे वो कॉमन ही रहेगी. जैसे अगर 10 है तो वो 10 ये रहेगी इनकम इन्वेस्टमेंट की, बिकॉज इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये यहाँ पे हमारा ऐसा ग्राफ बना. उसके बाद हमारा है AD स्टार्ट्स ऑन 30 ऑन द वाई एक्सिस. इस चीज़ को उसने एक्सप्लेन कर रखा है. AD स्केड्यूल एंड AD कर्व एक्सप्लेन किया. उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ AD. AD के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देखो AD हमारी जो इकोनॉमी है ना वो दो तरह की होती है. एक होती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है हमारी ओपन इकोनॉमी. जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है ना, यहाँ पर सिर्फ C+I कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टर रहता है. वैसे हमारे कंपोनेंट्स की बात करें तो एक हम कंज्यूम करते हैं जो घर पे, डिमांड ऐसे डिवाइड होती है. एक होती है जो हमारी इंडस्ट्रियल डिमांड होती है. ठीक है, एक होती है जो हमारी गवर्नमेंट करती है हमसे डिमांड, एक होती है हमारी जो एक्सपोर्ट्स के थ्रू होती है. तो वैसे इन टोटल ओपन इकोनॉमी में C+I + G + X - M विच इज़ नेट एक्सपोर्ट्स. अब यहाँ पे 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में देखो कंपोनेंट्स क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 सेक्टर होगी या फिर 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी होगी. कंपोनेंट्स ओपन इकोनॉमी में सारे बंदे होंगे. तो मैंने अभी आपको सारा वाला समझाया. C कंज्यूमर, I प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X - M विच इज़ नेट एक्सपोर्ट्स. तो AD क्या होगी? कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस X - M. और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना था, ना कि इंडस्ट्रियल. आई एम सो सॉरी, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना था जो हम इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है, तो हाँ, अब ये जहाँ पर हमारी इकोनॉमी ये क्लोज्ड की नहीं, ये ओपन की है. ये ओपन इकोनॉमी की बात है. जहाँ पे हमारी इकोनॉमी क्लोज है वहाँ पे 2 तरह के क्लोज होते हैं. एक होती है 2 सेक्टर इकोनॉमी, एक होती है 3 सेक्टर इकोनॉमी. 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट. 3 सेक्टर में कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट. तो यही है. इसका अगर मैं सार दूँ तो हमारी इकोनॉमी है वो 2 तरह की होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी में C+I + G + X - M होते हैं. क्लोज्ड इकोनॉमी 2 क्लोज्ड होती है या फिर 3 क्लोज. 2 क्लोज में C+I, 3 में C+I + G. ये चीज़ होपफुली आपको समझ आ गई होगी. ये इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इसने यहाँ पे सेक्टर्स एक्सप्लेन करे, फिर उसने बोला रेस्ट ऑफ द जनरेट डिमांड बट वी ऑल्सो मेक इम्पोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट, इसको एक्सप्लेन करके इतना कभी लिखने में आता नहीं. बट अगर आप ये चीज़ याद कर लो ना, ये चीज़ मैं दोबारा समझा देती हूँ, एक बार दोबारा समझा देती हूँ. देखो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड होगी या फिर ओपन इकोनॉमी होगी. जहाँ पे ओपन है वहाँ पे ये सब होंगे. यहाँ पे कंजम्पशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, गवर्नमेंट भी होगी, और एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट से हम नेट एक्सपोर्ट्स निकाल सकते हैं कि हमने इन टोटल सिर्फ एक्सपोर्ट क्या करा है. क्लोज इकोनॉमी में या तो 2 सेक्टर होंगी या फिर 3 सेक्टर्स होंगे. अगर वहाँ पे मैं 2 सेक्टर की बात कर रही हूँ कि 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी है तो वहाँ पे C+I यानी कंज्यूमर या फिर इन्वेस्टमेंट ही होगी सिर्फ. जहाँ पे मैं 3 सेक्टर्स की बात कर रही हूँ वहाँ पे C+I + G जिसमें एडिशनली गवर्नमेंट विल बी इंक्लूडेड. बस यही है. उसके बाद कंसेप्ट ऑफ AS एग्रीगेट सप्लाई. यहाँ पे सप्लाई क्या होती है? जितनी भी एग्रीगेट प्रोडक्शन होती है, फ्लो ऑफ गुड्स, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एड. AS, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताती हूँ, AS जो होती है वो हमेशा Y के इक्वल होती है. अब ये क्या होता है जल्दी से बता देती हूँ. सप्लाई Y. अब मैंने जितनी भी सप्लाई करी है, प्रोडक्ट्स को सप्लाई करा होगा, वो मैंने सेल करी होगी. सेल करने से मेरे पास इनकम आई. अब जैसे अगर मैंने 45,000 की सप्लाई करी है, मैंने उसको बेचा है, तो इनकम के फॉर्म में मेरे पास भी तो 45,000 आएगी. ठीक है, अब जैसे लगता क्या है, लैंड लगता है, लेबर लगता है, कैपिटल लगता है. ठीक है, ये सप्लाई की फॉर्म में है ना, दिस इज सप्लाई की फॉर्म में ना. अब इनकम की फॉर्म में लैंड पे मेरे को कैपिटल मिलेगा,
लेबर को मैं वेजेस पे करूँगी, कैपिटल पे मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, और ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर लगता है जो प्रॉफिट निकालता है। तो जितना मैं खर्चा करूँ, जितना मैं सप्लाई करूँगी उतनी ही इनकम जनरेट करूँगी। तो इस वजह से एएस जो होता है वो हमेशा वाई के इक्वल आता है। अब यहाँ पे आपको एएस के ड्यूल दे रखे एग्रीगेट सप्लाई। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, जो एएस है, जो सप्लाई है, वो तुम्हारी हमेशा वाई के इक्वल होगी। तो 0 इनकम 0 सप्लाई, 20 इनकम 20 सप्लाई, 40 60 60 80 80 100 100 120 120। तो इसका ग्राफ ये जाएगा। इसी वजह से जो ये होता है वो 45 डिग्री पे एंगल बनता है। ये देखो 45 डिग्री और वाई की सप्लाई, ठीक है। जितनी सप्लाई उतनी इनकम। अब उसके बाद इसके रिलेटेड फंक्शंस क्या हैं, दैट इज़ कंजम्पशन फंक्शन, जो हमने एडी में पढ़ा था C+I+G वाला ना, उसका C, ये कंजम्पशन है। अब अगर मैं 50 रुपये कमा रही हूँ, वो या तो मैं कंज्यूम करूँगी और उसका थोड़ा सा पार्ट मैं सेव कर लूँगी। तो इसका मतलब है जितना मैंने इनकम कमाई, जितनी मैंने इनकम कमाई वो या तो मैं कंज्यूम करूँगी या तो मैं सेव करूँगी। ये समझ आ गया कैसे आया? जितनी इनकम कमाई विच इज़ वाई, वो किसके इक्वल होगी, जितना मैंने कंज्यूम किया या कितना मैंने सेव किया। बिकॉज मेरी इनकम तो जो है वो 2 पार्ट्स में ही जा सकती है। देयर इज़ ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ सी। अब देखो सी जो है वो कुछ तो मिनिमम लेवल रहेगा। इवन जब वाई 0 है तो अब जब एक चीज़ देखो, जब वाई 0 है तो जो कंज्यूमशन करते हो ना वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, कि मतलब वो तो होगी, वो कंजम्पशन होगी ही होगी, चाहे इनकम 0 है बट कंजम्पशन फिर भी होएगी, ठीक है। अब इवन हमारी इनकम 0 है तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहेगी फॉर से 30, ठीक है, चाहे इनकम 0 भी है। अब इसका मतलब है यहाँ पे जो सेविंग्स है, अब अगर मैं यहाँ से वाई निकालना हो, मतलब जब इनकम मेरे पास सारी 0 है, ठीक है, इनकम 0 है, अब मेरे को सेविंग्स निकालना तो -30 की आई, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेविंग्स हो गई। दिस लीड टू नेगेटिव सेविंग। कंजम्पशन इज पॉजिटिव रिलेटेड टू इनकम, जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी। द इंटायर इंक्रीज इन वाई ड्यूरिंग इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। अगर मतलब 20 से मेरी इनकम इंक्रीज हुई है, इसका मतलब ये नहीं 20 से मेरी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब कुछ पार्ट मेरा सेविंग में चला जाएगा, कंज्यूमशन तो मैं थोड़ी बहुत ही बढ़ा भी लूँगी, इतना भी नहीं है। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे टेबल है, वाई दे रखा है, सी दे रखा है, मेरे को यहाँ पे एस निकाल के फटाफट से बताओ। मेरे को पता है वाई क्या होता है, C+S। तो एस निकालने के लिए वाई माइनस सी कर दूँ। 0 में से 20 गए -20, 50 में से 60 गए -10, 100 में से 100, ये इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद जब 150 थी और 140 थी तो 10 रुपये मैंने यहाँ पे सेव करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब इनकम 0 है तब भी कंजम्पशन है, इसका मतलब नेगेटिव सेविंग आई, ठीक है। अब इनकम तो 50 से बढ़ रही है, कंजम्पशन तो फिर भी 40 से बढ़ी ना। उसके बाद मेरे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था वाई और सी का। वाई तो मेरी 45 डिग्री की लाइन बननी थी, वो हमें पता है, ये रही वाई। फिर मैंने कंजम्पशन निकाली, तो मैंने यहाँ पे देखा कि जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट है, जो कि यहाँ पर करेंगे इंटरसेक्ट, ठीक है। और अब ये लाइन है, मेरा कंजम्पशन ग्राफ ये बना है, यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव सेविंग्स, फिर यहाँ पे जाके मेरी सेविंग्स पॉजिटिव हुई आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनिशियली सी लाइन इज अबव द वाई लाइन बट इवेंचुअली इट इज बिलो द वाई लाइन। इट इंडिकेट्स रेट एट विच सी इंक्रीजेज इज लोअर द रेट एट विच वाई इंक्रीजेज, ठीक है। इसी चीज़ को उसने एक्सप्लेन कर रखा है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पे ना आपके पास 2 कंसेप्ट आएंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, रेफर टू द रेट एट विच, ये होता है मतलब चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है सी अपॉन वाई, ठीक है। यहाँ पे ये बताता है कि अब जैसे मेरी यहाँ पे ये कंजम्पशन की लाइन है, ठीक है, ये कंजम्पशन की लाइन है, अगर ये मेरी इनकम की लाइन बनती तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा था, ठीक है। अब मेरी ये इनकम की लाइन है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर होगा क्या, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, पता लग गया। ये एक पॉइंट उसने और बनाया कि जब मेरी इतनी कंजम्पशन थी, ये इनकम का तो कुछ पार्ट ही नहीं है इसमें, वो कहता है जब मेरी इतनी कंजम्पशन थी, जब मेरी इतनी इनकम थी तो मेरी कंजम्पशन 100 थी, जब मेरी इनकम 100 थी तो मेरी कंजम्पशन भी 100 थी, दिस इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। जब मेरी इनकम बढ़ के 150 हो गई तब मेरी कंजम्पशन जो थी वो 140 की थी। तो कहता मेरे को इस पर चेंज बताओ कितना आया, तो मैंने बोला अच्छा चेंज बता देती हूँ। चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अब यहाँ पे देखो चेंज इन वाई कितना हुआ है, वाई 100 था तो वाई यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 150 हो गया, तो यानी चेंज इन वाई 50, सी 100 था अब सी 140 हो गया, तो कितना हुआ 40, 0.8। और ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है हर लेवल पे सेम रहेगी, हर लेवल पे। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस डेटा सेट से MPC निकाल के बताती हूँ, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मैं इस डाटा को ले रही हूँ, यहाँ पे 50 60 है, यहाँ पे 100 100 है, ठीक है। सॉरी हाँ ठीक है। ये इनकम है, ये कंजम्पशन है। मैंने बोला चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, बताओ ये कितना चेंज आया 50 to 100 में।
50 का चेंज आया, सी में कितना आया 40 का, ये कुछ गलत कर दिया मैंने, सॉरी, कंजम्पशन का ऊपर आना था, कंजम्पशन में 40 का चेंज आया, इनकम में 50 का चेंज आया, ये आ गया 0.8। अब इसमें तो हमने करके देखा ये भी 0 पॉइंट, तो एमपीसी रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट, एमपीसी रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट। अब एपीसी एंड एमपीसी आर डिफरेंट कंसेप्ट्स, ठीक है, एपीसी एंड एमपीसी आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स। एपीसी होता है कि सी अपॉन वाई में, एपीसी होता है टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम में कितना फर्क है, एमपीसी कुछ एडिशनल कंजम्पशन करने पे कितना फर्क आया, ठीक है। उसके बाद एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शंस, कंजम्पशन होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू वाई, ये जो बी होता है वो हमारा एमपीसी होता है और वाई जो होता है वो हमारा इनकम होता है, ठीक है। तो मतलब कंजम्पशन कितनी होगी, पहले जितनी ऑटोनोमस, व्हेन वाई वाज 0 तब मेरी कंजम्पशन कितनी थी, इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी रिप्रेजेंट्स एमपीसी और वाई से क्या होता है हमारा इनकम। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये मैंने पॉइंट बता दिया, एट विच सी इंक्रीजेस टू वाई, इट इज सी अपॉन वाई, जिसको एमपीसी बोलते हैं, द पैरामीटर बी, ठीक है। उसके बाद अब अगर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे रखा है तो ऐसे हम कंजम्पशन निकाल सकते हैं, कई बार नहीं होता, सी नहीं गिवन होता, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, सी निकाल लो, जब सी 200, इसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करना नहीं आता, इसके क्वेश्चन आते हैं, तो अब जैसे सी इज इक्वल टू दिस प्लस बी इंटू वाई, अब यहाँ पे सी निकालना है, जब ऑटोनोमस सी ऊपर ये हैश दे रखा है ना आपको, 200 प्लस एमपीसी विच इज़ 0.5, इसको मैं ऐसे करके लिख रही हूँ, इंटू वाई, वाई कितना है हमारा 1000, ये 100 से कट गया, 200 प्लस 500, ये मेरे पास आ गया 700। उसके बाद हमारे पास सेविंग फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये वाई का टेबल दे रखा है, ये सेविंग्स, ये कंजम्पशन का टेबल दे रखा है, तो सेविंग्स निकाल सकते हो, वाई क्या होता है सी प्लस एस, एस निकालना तो क्या होगा वाई माइनस सी, वाई में से सी -20 -10 0 एंड 10, एस फंक्शन, अब ये यही मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे, इसको हमने थोड़ा इजी वे में कर लिया। उसके बाद इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, अब ये क्योंकि नेगेटिव में थी हमारी सेविंग्स, तो इस वजह से ये नेगेटिव से स्टार्ट होके ऊपर जाएगा डायग्राम। उसके बाद वही एमपीएस की एडिशनल सेव करने पे हमारा इनकम पे कितना इफेक्ट आएगा, इट इंडिकेट्स दैट अ प्रोपोर्शनल एडिशनल दैट गोज टू सेविंग, इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। इसके अब एपीएस और एमपीएस आर डिफरेंट कंसेप्ट्स, वो टोटल सेविंग्स में कितना चेंज आएगा, वो एक एडिशनल इनकम से कितना चेंज आएगा। अब यहाँ पे ना सेविंग्स का जो, जैसे हमने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन सी का किया था विच वाज सी प्लस बी वाई, अब यहाँ पे एमपीसी आ रहा था, एस का होता है माइनस सी बार, ठीक है, माइनस सी बार प्लस 1/b वाई। अब ये 1/b क्या है, मैं आपको सिंपली बात बताती हूँ, इस पे ये क्या होता है, 1 - b होता है एमपीएस, बोल के अच्छा 1 - b एमपीएस, हमने यहाँ पे b, जो b होता है ना, b होता है वो एमपीसी है, 1 - b यहाँ पे एमपीएस है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट क्योंकि आपको समझाया नहीं है, वो बाद में बुक ने दे रखा है, पर जो कि पहले देना चाहिए था। अब जो एमपीएस है ना प्लस एमपीसी, वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। कैसे, एमपीएस क्या होता है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, एमपीसी क्या होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ये तो हमने अभी प्रूफ करना है ना। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, चेंज इन एस प्लस चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एस प्लस सी क्या होता है, वाई क्या होता है सी प्लस एस, चेंज इन वाई भी क्या होएगा, चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस, तो ये चेंज इन वाई बन गया, नीचे भी चेंज इन वाई, ये 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। इस वजह से उसने 1 - b, अब वही हो गया ना, अगर मेरे को अब एमपीएस निकालना हो तो एमपीएस क्या होगा 1 - एमपीसी, तो इस वजह से ये लिखा है। अदरवाइज तुम क्या लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू -c प्लस एमपीएस इंटू वाई, बस यही फ़र्क है। ये रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, एपीसी एमपीसी, एपीएस एमपीएस। सिमिलरली अब यहाँ पे एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1 होगा। कैसे, ये होगा एस अपॉन वाई, ये होगा सी अपॉन वाई, एस प्लस सी अपॉन वाई, वाई अपॉन वाई विल बी इक्वल टू 1। एंड है योर चैप्टर कम्स टू एन एंड, लेकिन हम इसके न्यूमेरिकल्स एडिशनली यहाँ पे सॉल्व करेंगे सारे। इसी वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग अप ऑल द न्यूमेरिकल्स, या वी विल बी टेकिंग अप अ न्यू वीडियो। थैंक यू।